Hello students, today we are going to start session 4 of chapter 1 sets. The topics which we are going to cover in this session is prove that problems using properties. This prove that problems are from the miscellaneous exercise. For prove that problem we will require or we must learn all the properties. So first we are going to revise all the properties, starting with the properties of union and intersection. यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट सेशन में देखी थी दैट फर्स्ट ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए. यूनियन इज कम्यूटेटिव, मतलब हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए, आंसर विल बी सेम. एसोसिएटिव ऑल्सो, यूनियन इज ऑल्सो एसोसिएटिव. ए यूनियन बी करके हम सी से यूनियन करें या फिर पहले बी यूनियन सी करके ए यूनियन करें, आंसर विल बी सेम. ए यूनियन ए विल बी ए. ए यूनियन फाई, हमने बोला था कि यूनियन में हमेशा कौन आता है, बड़ा वाला सेट. तो ए और फाई में कौन बड़ा सेट है, ए. ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट, तो यूनियन में हमेशा कौन आता है, बिगर सेट. इंटरसेक्शन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए. ए इंटरसेक्शन बी करके इंटरसेक्शन सी करे या फिर बी इंटरसेक्शन सी पहले करके उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करे, आंसर विल बी सेम. सो इंटरसेक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटिव. ए इंटरसेक्शन ए विल रिमेन ए. ए इंटरसेक्शन फाई, कौन छोटा सेट है, एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट आता है. तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल विल बी ए, क्योंकि ए छोटा होगा, यूनिवर्सल इज बिगर सेट. सो यूनियन में हमको क्या ध्यान रखना है, हमेशा बिगर सेट आता है और इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉलर सेट आता है. मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट. डिफरेंस की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था ए माइनस बी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी डैश. हमने ये प्रीवियस सेशंस में प्रूव भी करा है यूजिंग एग्जाम्पल. सो ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड बी माइनस ए इज बी इंटरसेक्शन ए डैश. कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज आर, कॉम्प्लीमेंट करके कॉम्प्लीमेंट करेंगे देन वी विल गेट द सेम सेट अगेन. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए में वो एलिमेंट्स है जो ए डैश में नहीं है, अगर हम दोनों का यूनियन करेंगे तो वी विल गेट दी यूनिवर्सल सेट. ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, इसलिए इंटरसेक्शन में वी विल गेट दी एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होगा एम्प्टी सेट. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट. ये सभी प्रॉपर्टीज हमको याद होनी चाहिए. वी आर गोइंग टू यूज इन प्रूव दैट प्रॉब्लम्स. मूविंग फर्दर, वी हैव रेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दिस एसोसिएटिव लॉ में क्या मेन डिफरेंस है, यहाँ पे यूनियन यूनियन ही है पूरे में या पूरे में इंटरसेक्शन है. बट इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आएगा. सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. अब पहले अगर यहाँ यूनियन है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एंड लास्ट वी हैव रेड डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ हमने क्या देखा था, ए यूनियन बी होल डैश है तो ए पे भी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी पे भी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन. सिमिलरली ए पे भी कॉम्प्लीमेंट, बी पे भी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का क्या होगा, यूनियन. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज विच वी हैव लर्नड इन प्रीवियस सेशन. तो हमने एक क्विक रिविजन किया इन सभी प्रॉपर्टीज का. नाउ we are going to start prove that problems using properties. So first question which I am going to start is using properties of set show that A union A intersection B is equals to A and A intersection A union B is also A. हमको properties का use करके इनको prove करना है. So starting with the first one, taking LHS. LHS लिया अगर, so ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. इस LHS को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, इंटरसेक्शन. सो मैं यहाँ पे इस ए को इंटरसेक्शन के फॉर्म में ही लिखना चाह रही हूँ, तो ए इंटरसेक्शन क्या लिखूँगी, यूनिवर्सल सेट. क्यों,
क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा कौन सा सेट आता है, छोटा वाला सेट, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि ए छोटा सेट है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन है, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास, और यूनिवर्सल यूनियन बी। यूनिवर्सल यूनियन बी, यूनियन में हमेशा कौन सा सेट आता है, बिगर सेट, तो यू और बी में कौन बिगर होगा, यूनिवर्सल सेट। सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, और इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आता है, छोटा सेट, सो वी विल गेट दी ए। सो दिस इज सेम एज RHS। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी, दिस स्टार्टिंग वन। हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन था, इसलिए हमने इस ए को क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, हमने इंटरसेक्शन का ही यूज़ किया। पर ये जो सेकंड हमको प्रूव करना है, अगर हम इस सेकंड वन में देखें, यहाँ पे क्या है, ए यूनियन। सो आई एम राइटिंग दिस ए एज ए यूनियन फाई। यूनियन करने पे हमेशा कौन सा आता है, बिगर सेट, तो मैंने इस ए को क्या लिखा है, ए यूनियन फाई, और ए यूनियन फाई क्या होता है, ए ही होता है। यहाँ पे भी ए यूनियन है, यहाँ भी ए यूनियन है, सो आई एम टेकिंग ए यूनियन, व्हाट विल लेफ्ट, फाई इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा, छोटा वाला सेट विच इज़ फाई, और ए यूनियन फाई विल बी ए। सो हमने दोनों फर्स्ट और सेकंड को प्रूव कर लिया यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि यूनियन में हमेशा बिगर सेट आता है और इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉलर सेट आता है। और ये इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या थी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन है, इसलिए मैंने इस ए को क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, क्योंकि इंटरसेक्शन से वापस यही मिलेगा, और यहाँ यूनियन था इसलिए आई एम राइटिंग ए यूनियन फाई। सो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा इन क्वेश्चन 9। Moving further, these all questions are from the miscellaneous exercise. Moving further, question 8, show that for any set A and B, A is equals to this and this is equals to this. हमको दोनों prove करना है. So starting with this, A is equals to this. अब I am taking this RHS and this RHS I am going to prove as LHS. So taking RHS, what will I get? This is our RHS. Now we can see that A minus B can be written as A intersection B dash. A minus B को हम क्या लिख सकते हैं, intersection B dash, हमने प्रॉपर्टी में देखा है। A intersection I can write as B union B dash. This is our distributive law. So A intersection को हमने साथ में लिख लिया. What will left? B union B dash. B union B dash is nothing but यूनिवर्सल सेट, क्योंकि B और B कॉम्प्लीमेंट को अगर साथ में लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ये हमने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी में देखा है। A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, इंटरसेक्शन में कौन आता है, छोटा वाला सेट, सो दिस इज सेम एज LHS, हेंस प्रूव। टेकिंग अनदर वन, A यूनियन B माइनस से हमको क्या प्रूव करना है, A यूनियन B। सो आई एम टेकिंग LHS। अब B माइनस ए को मैं डिफरेंस की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकती हूँ, B इंटरसेक्शन A डैश। दिस इज अवर प्रॉपर्टी फ्रॉम डिफरेंस। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन, तो क्या लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश। A यूनियन A डैश क्या होगा, फिर से यूनिवर्सल सेट, और अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो दोनों में से कौन सा आएगा, छोटा सेट, और A यूनियन B स्मॉलर सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हमेशा सबसे बड़ा सेट होता है। सो आई एम गेटिंग दिस एज RHS, हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह से हमको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स क्वेश्चन 11th, लेट A and B be sets if A intersection X is equals to B intersection X equals to phi and A union X equals to B union X for some set X, show that A is equals to B. These all are given to us and we have to prove that A is equals to B. So how we will start? I am taking A, LHS, और अब मुझे कैसे भी करके इन सब रिलेशंस का यूज़ करके A को किसके इक्वल प्रूव करना है, B के। सो
रिलेशन किसके बारे में गिवन है? फाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें गिवन है, दैट फाई इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस ऑल्सो. सो आई एम स्टार्टिंग दिस ए इक्वल्स टू ए यूनियन फाई. मैंने फाई ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि फाई क्वेश्चन में गिवन है. और ए यूनियन फाई, यूनियन से हमको क्या मिलता है? हमेशा बड़ा सेट. सो ए बड़ा सेट है. अब इस फाई को मैं ए इंटरसेक्शन एक्स भी लिख सकती हूँ और बी इंटरसेक्शन एक्स भी लिख सकती हूँ, पर मैं इसको क्या लिखूंगी? बी इंटरसेक्शन एक्स. वाई? क्योंकि मुझे ए को किसके इक्वल प्रूव करना है? बी के. और अगर बी के इक्वल प्रूव करना है तो मुझे यहाँ पे बी को इंट्रोड्यूस करना होगा, इसलिए मैं इस फाई को क्या लिख रही हूँ? बी इंटरसेक्शन एक्स. सो ए यूनियन फाई को हमने क्या लिखा? बी इंटरसेक्शन एक्स. अब इस पे हम क्या अप्लाई कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स. तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया. दिस ए यूनियन एक्स इज सेम एज बी यूनियन एक्स, क्योंकि हमको पूरा कन्वर्ट किस में करना है? बी में. और यहाँ पे क्या गिवन है? ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स. So I am writing this A union X as B union X. Now this A union B can be written as B union A because of commutative law. अब हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे B यूनियन था और यहाँ भी B यूनियन, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख सकते हैं B यूनियन A इंटरसेक्शन X. बट A इंटरसेक्शन X is equals to phi. So I am writing this as phi. और B union phi what will I get? B. क्योंकि यूनियन में हमेशा बड़ा वाला सेट आता है. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले phi इंट्रोड्यूस किया क्योंकि phi क्वेश्चन में गिवन है, और phi की वैल्यू B इंटरसेक्शन X ही क्यों पुट करी? क्योंकि हमको राइट साइड पे B को इंट्रोड्यूस करना है. अब देन वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद अगेन B यूनियन इज टेकन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई हुआ. वी कैन राइट दिस एज B यूनियन A इंटरसेक्शन X एंड A इंटरसेक्शन X इज गिवन एज phi. सो वी गेट A इज इक्वल्स टू B. टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C need not imply B equals to C. हमको प्रूव करना है या शो करना है दैट अगर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल है तो भी ज़रूरी नहीं है कि B और C क्या हो? इक्वल हो. सो वी आर टेकिंग सम सेट्स A B C. A is 1, 2, 3. You can take any set, but what we have to take care that जो भी सेट्स हम उसमें लेंगे उसमें A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C क्या होना चाहिए? इक्वल. So I am taking A is set 1, 2, 3, B is 1, 2, 4 and C is 1, 2, 5. A intersection B meaning A और B का intersection, so what we get? 1, 2. A intersection C मतलब ये और ये सेट का intersection, again we are getting 1, 2. So A intersection B is same as A intersection C, but we can see that B and C are not equal because element 4 which is present in B but not in C. So B और C equal नहीं है. So A intersection B is same as A intersection C but B is not equals to C. So इस तरह के क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल लेके भी प्रूव कर सकते हैं. टेकिंग अनदर क्वेश्चन, find sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and intersection this will be phi. तीनों का intersection empty होना चाहिए but A intersection B, B intersection C, A intersection C non-empty होना चाहिए. तो हमको A, B, C इस तरह से sets decide करने होंगे. You can take any example. A, B, C. I am taking this 3 as sets. Now I will find A intersection B. A और B का intersection कौन है? Common element is only 1. So A intersection B is 1. So we can see that A intersection B is non-empty set. Then I am finding B intersection C. Common element is 4. So B intersection C is also non-empty set. And similarly intersection of A and C we get element 3. So A intersection C is also
non-empty. But we can see that A, B, C do not have any element in common. तीनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि वन एलिमेंट अगर A में प्रेजेंट है, B में है, तो C में नहीं है. 2 इज एलिमेंट विच इज़ ओनली इन A. 3 एलिमेंट A में है, C में है, पर B में नहीं है. So we can find that there is no element which is present in all 3. So A intersection B intersection C is empty. Before going to next question, let's revise the concept of subset and power set. I am taking a set A equals to 1, 2, 3. A is a set having these 3 as elements. Then what we have learned? What is power set? Power set is set of all subsets. So first I am writing subsets of this set A. Number of subsets of this set A is 2 raised to n. N is 3, so 2 cube. So number of subsets of set A are 8. So I am writing this all 8 subsets, which are 5, 1, 2, 3. These are 8 subsets. If I am writing this all subsets in a set, then it will become a power set. तो हमने यही power set की definition देखी थी कि power set is set of all subsets. The important point which I am going to write from this set and power set are some symbols. Symbols meaning 1 is element which belongs to set A. So I can write 1 belongs to set A. बट अगर मैंने 1 को सेट में लिख दिया है तो व्हाट विल इट बिकम? सबसेट. तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट, पर ये एलिमेंट हो गया पावर सेट का. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से समझना. 1 जो एलिमेंट है वो A को बिलोंग कर रहा है, पर अगर मैंने उस 1 को सेट में लिख दिया तो इट विल बिकम सबसेट ऑफ A. पर यही सबसेट जो हम बोल रहे हैं वो सबसेट तो है, लेकिन इस पावर सेट का क्या है? एलिमेंट है. तो आई एम राइटिंग दिस वन एज बिलोंग्स टू पावर सेट है. मतलब ए का जो सबसेट होता है वो पावर सेट का क्या होता है? एलिमेंट होता है. और अगर उस एलिमेंट को मैं फिर से सेट में लिखती हूँ तो वो फिर से क्या बन गया? सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है, उसको सेट में लिखते हैं तो वो सबसेट बन जाता है, पर वो सबसेट एलिमेंट होता है पावर सेट का. अगर ये क्लियर है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज assume that power set A is equals to power set B, show that A is equals to B. Important question. How we will prove that A is equals to B? If all the elements of set A is also present in set B, and if all the elements of set B is present in set A, then we say that A is equals to B. So I am taking let X be any element which belongs to set A. So X is any element which belongs to set A. This implies that this is set and this set is subset of set A. जैसे अभी हमने देखा कि 1 अगर कोई एलिमेंट है सेट A में तो 1 सेट के फॉर्म में लिखोगे तो वो सबसेट हो जाएगा A का, और अगर वो A का सबसेट है मतलब वो पावर सेट का एलिमेंट बन गया. सो दिस इज बिलोंग्स टू पावर सेट A. But power set A is given as equals to power set B, so I can write power in place of power set A, power set B. If this is element of power set B, it means this is subset of B. और अगर वो subset of B है मतलब वो element हो गया किसका? set B का. So बहुत important है कि कहाँ हम subset लगा रहे हैं और कहाँ हम belongs to लगा रहे हैं, क्योंकि ये set अगर है तो वो power set का element है, पर A सेट का सबसेट है. सो X क्या हो गया? B को भी बिलोंग कर रहा है, तो एलिमेंट सेट A में था पर वो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट B. सो वी कैन से दैट एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट B. सिमिलरली आई एम टेकिंग एनी एलिमेंट Y विच बिलोंग्स टू सेट B. अगर कोई एलिमेंट
बी को बिलोंग कर रहा है सेट बी को, इसका मतलब उसका जो सेट है वो सबसेट हो गया बी का, और अगर वो बी का सबसेट है इसका मतलब वो पावर सेट का एलिमेंट बन गया है, इसलिए आई एम राइटिंग हियर बिलोंग्स टू, बट पावर सेट बी इज सेम एज पावर सेट ए. सो अब अगर वो पावर सेट ए का एलिमेंट है, मतलब वो सेट ए का सबसेट हुआ, तो वो एलिमेंट हो गया सेट ए में भी. सो मैंने लिया था कि कोई एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट कर रहा है पर वो सेट ए में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब सेट ए एंड बी आर इक्वल, क्योंकि ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी का एलिमेंट ए में प्रेजेंट है. इट मीन्स बोथ द सेट्स आर equal. Very important question. First, understand the concept which I had given through the example this. इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना तो ही ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि कब हम सिंबल बिलोंग्स टू यूज़ कर रहे हैं और कब सबसेट यूज़ कर रहे हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper I. 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. We have to find the number of people who read at least one of the newspaper and the number of people who read exactly one of the newspaper. So first we write what is given to us. Number of students who read newspaper H is 25. So NH is equals to 25. Number of people who read newspaper T is 26 and I also 26. 9 read both H and I. H and I means H intersection I. H intersection T is 11 and 8 read T and I. So T intersection I is 8. 3 read all the 3 newspapers. So H intersection T intersection I is 3. These all things are given to us. Now ये जो भी चीज़ें given है I am writing this as Venn diagram. So Venn diagram में represent करने पे क्वेश्चन और easy हो जाता है. So starting with this is universal set. I am writing H, T and I as subsets. So circle के फॉर्म में लिखा. अब सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I विच इज़ 3. सो जो तीनों का कॉमन पोर्शन है उसमें मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले 3. ठीक है. फिर H इंटरसेक्शन I अगर हम देखेंगे तो कितना है, 9. H इंटरसेक्शन I मतलब ये पूरा पार्ट था, बट उसमें ये पार्ट तो 3 हो चुका है. सो व्हाट विल लेफ्ट, 6, क्योंकि ये H इंटरसेक्शन I पूरा मिलके कितना होना चाहिए, 9. सिमिलरली H इंटरसेक्शन T इज़ 11. तो H और T का इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन है ये, अब यहाँ पे 3 तो आ ही चुका है, तो अब क्या आएगा, 8. सिमिलरली T इंटरसेक्शन I इज़ 8. सो T इंटरसेक्शन I ये वाला पोर्शन है जिसमें 3 आ चुका है, तो व्हाट विल लेफ्ट, 5. तो हमने ये तीनों इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ NH नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इज 25, या वी कैन से दैट नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H इज 25. तो ये पूरा मिलके कितना होना चाहिए, 25. तो ये 3, 8 और 6 तो ऑलरेडी हम लिख चुके थे. 8 + 3 11 + 6 19. सॉरी 8 + 3 11 + 6 17. तो 17 + 8 इज 25. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 25. सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल हु रेड न्यूज़पेपर T इज 26. सो 8 + 3 11, 11 + 5 16. सो व्हाट विल लेफ्ट, 10. सो दिस इज 26. And I is also 26. So 6 + 3 9 + 5 14. So what will left, 12. So in this way we can represent the given data in the Venn diagram form. Now what we have to find, number of people who read at least one of the newspaper. At least one of the newspaper का मीनिंग है या तो वो न्यूज़पेपर A रीड कर ले या B कर ले या C, तीनों में से कोई भी करेगा हमको चलेगा. So at least one of the newspaper का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, at least one of the newspaper मीनिंग H यूनियन T यूनियन I, तीनों में से कोई भी रीड करे हमको चलेगा. एंड we have formula for this, NH plus NT plus NI minus this 3 intersection and adding this.
So writing all the values and calculating, we get 52. So there are 52 people who read at least one of the newspaper. And now we have to find who read exactly one newspaper. Exactly one newspaper का मीनिंग क्या है? सिर्फ इतना पोर्शन मतलब जो सिर्फ H रीड कर रहा है, सो 8, या सिर्फ T रीड कर रहा है तो 10, या सिर्फ I रीड कर रहा है तो कितने हैं? 12. सो एडिंग दिस 3 वी विल गेट नंबर ऑफ पीपल हु रेड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मीनिंग क्या है हम एक बार फिर से देख लेते हैं. जो सिर्फ H रीड कर रहा है, सिर्फ H कौन रीड कर रहा है, कितने परसेंट? 8. सिर्फ T कितने परसेंट रीड कर रहे हैं? 10. और सिर्फ I कितने परसेंट रीड कर रहे हैं? 12. क्योंकि अगर मैं ये 6 देखूंगी तो वो H भी रीड कर रहे हैं, I भी, तो वो तो 2 न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हैं. हमको वो नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए? पीपल हु आर रीडिंग ओनली वन न्यूज़पेपर और एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. इसलिए हमने क्या ऐड किया है? 8, 10 एंड 12. So adding this we get 30 people who read exactly one newspaper. So in this session the most important thing is properties. So properties हमको सभी की पता होनी चाहिए. यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ. थैंक यू.